नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे और आपसे जुड़ी हुई चीज का। जी हां, महंगाई का जिक्र आज हम करने वाले हैं क्योंकि ताजा आंकड़े आ गए हैं। ताजा आंकड़े ये कहते हैं कि जून में खुदरा महंगाई की जो दर है वो 7.01% रही है। अब ऐसे में जो इससे पहले वाला महीना था, यानी कि एक महीने पहले जब हम जाएंगे तो उसमें 0.03% की बढ़ोतरी थी, यानी कि 7.04% वहां पर वो आंकड़ा था। अब वो घट गया है 0.03%। तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि अगर कुछ दशमलव में अगर कमी आई है तो क्या आपको इससे फायदा होगा, हमको इससे फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या एक छोटा सा माइनर सा फर्क आने से हमारी और आपकी जिंदगी पर, आम दर्शकों की जिंदगी पर क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, महंगाई का सामान्य शब्दों में अगर अर्थ हम समझें तो ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि जीवन जीने में जितने रुपयों की मुझे जरूरत है वो कितने रुपयों की जरूरत है, कितने में मेरा काम चल जाएगा। और महंगाई बढ़ती है तो यानी कि ज्यादा रुपए चाहिए बिल्कुल सेम सामान के लिए, और घटती है तो कम रुपए चाहिए सेम सामान के लिए, फल सब्जी दूध बिल्कुल फ्यूअल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तय करता है महंगाई। अब आपने कहा कि ये मई के महीने में तो 7.04 था तो 7.01 हो गया, तो क्या ये असर दिखेगा? देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जब अप्रैल के महीने में ये 7.79 था, 7.8 के आसपास था, तो उस हिसाब से अगर वो 7.01 यानी कि 7 के आसपास, 7% के आसपास हो गया है, तो मानकर चलिए कि थोड़ा असर तो होगा, क्योंकि करीब करीब रफ एस्टिमेट में देखें तो 0.8% यानी कि 1% से थोड़ा कम महंगाई घटी है। तो अप्रैल से जून को हम अगर कंपेयर करते हैं और बीच में ये सिलसिला जो है वो घटने का ही है, तो 7.01 पर फिलहाल जून में हमने देखा। अभी जो आंकड़े आए हैं, मई में 7.04, लेकिन अप्रैल में 7.79 थे ये। तो उस हिसाब से देखिए तो थोड़ा घटा है। पर वो प्रश्न जो आपने किया वो यक्ष प्रश्न है कि क्या महंगाई घट गई और हमारी जिंदगी पर इसका असर दिखने लगेगा। देखिए, महंगाई घट गई और हमारी जिंदगी पर इसका असर दिखने लगेगा, इसका जवाब तो ना में ही आएगा। क्योंकि इस तरह से महंगाई का घटना जो है वो बहुत ज्यादा असर हम पर इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अपना जो एस्टिमेट है वो भी ये कहता है कि 6% से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। अधिकतम, न्यूनतम उसने जो बैंड बनाया हुआ है 2 to 6% का, तो अधिकतम महंगाई 6% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ये अगर 7% से ऊपर है तो फिर ये तो बहुत महंगाई है और इस हिसाब से हमारी जिंदगी पर इसका बड़ा माकूल असर पड़ेगा कि आज ये आंकड़े आ गए हैं, भाई साहब सब कुछ सस्ता हो रहा है। ऐसा नहीं है। और उसकी खास वजह जो है वो आप भी जानते हैं, वो सबसे बड़ी वजह इसमें जो इन्फ्लेशन को वहीं बना करके रखी हुई है जहां वो है, वो ये कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं आज की तारीख में वो आसमान छू रहे हैं और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखें, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से सारी चीजें गड़बड़ा रही हैं और फ्यूल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं उसको वजह मानी जा रही है उसके पीछे। तो क्या आने वाले वक्त में भी हम इसी स्थिति में रहने वाले हैं या फिर और भी बदतर स्थिति हो जाएगी आपके नजरिए से? क्या महंगाई को देखिए, आने वाले 6 महीने हमें बहुत राहत मिल रही है ऐसा तो लगता नहीं है। उसकी खास वजह तो यही है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं दिसंबर में $77 प्रति बैरल के हिसाब से थे, 2021 दिसंबर, यानी कि जो बीता दिसंबर। आज हम जुलाई के महीने में करीब $124-125 के आसपास हैं। तो ये प्राइस जब तक ईज नहीं करता है इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक कीमतें कम घटेंगी नहीं, और अगर ये नहीं घटती हैं तो फिर हमें ज्यादा पैसे दे करके उतनी ही चीज लेनी पड़ रही है। महंगे प्राइस का तो अर्थ यही हुआ ना, बिल्कुल। कि हमें जो रिक्वायरमेंट जितने बैरल का है हम उतना ले तो रहे हैं, लेकिन पहले हम 1 रुपए पे ले रहे थे,
अब हमें वो ₹1.25 पे मिल रही है। तो ये जो है ऑब्वियसली जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो ये ऑयल को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो सामान्य नहीं होते हैं। जैसे रशिया ऑयल सप्लायर है, लेकिन अब क्या है कि पश्चिम के देश कहते हैं इनके साथ संबंध खत्म करिए, तो अब वो दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत फिर जवाब भी देता है कि आप भी तो खरीद रहे हैं, आप जब अपना खरीदते तब नहीं टोकते हैं। भारत अगर कोशिश करता है कि रशिया के साथ खरीद ले फ्यूल, तो फिर आप टोक देते हैं। लेकिन अब भारत कितना सप्लाई करता है? जरूरत का मात्र 3% रशिया से लेता है और बाकी तो उसके अरब देशों से आते हैं। लेकिन अब दिक्कत है कि अरब देशों ने भी अपने ऑयल की कीमतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में वो घट गया है। तो अब सप्लाई अगर घट गया है तो जाहिर है जो प्राइसेस बढ़ेंगी, तो अरब देशों से भी अगर हम ले रहे हैं तो बहुत महंगा, जैसा कि बताया $124 प्रति बैरल के हिसाब से आ रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन काबू में नहीं आती है, पॉइंट नंबर 1 फ्यूल इन्फ्लेशन, ईंधनों में महंगाई जो है आ रही होती दिखाई पड़ेगी। दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे देश में आ गई है वो है फूड इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन के ये जो दो कारक हैं, जो दो फैक्टर्स हैं, इन्होंने समझिए कि हालत ख़राब कर रखी है। एक तो फ्यूल की हम लोगों ने बात की, और वो अंतर्राष्ट्रीय वजहों से डिटरमिन हो रहा है, उसमें बहुत कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। अब ये फूड इन्फ्लेशन जो है, अब ये समझिए कि फूड इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ा हुआ है और कोई खास वजह इसकी कैसे कंट्रोल करें। अब देखिए जैसे एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, हम इंपोर्ट करते हैं, बेतहाशा बढ़ी हुई कीमतें, और आज से नहीं, करीब करीब पिछले 2 सालों से। अगर इस पे काबू नहीं पाया जाता है तो दिक्कत। अब देखिए इस बार भले ही महंगाई दर घटी है, पॉइंट आंकड़ों में ही, हाँ 0.3% आंकड़ों में ही सही, पर वेजिटेबल प्राइसेस जो पहले 8% के आसपास थी, 10% पार हो गई है महंगाई उसकी। 8% के आसपास महंगाई थी पिछले महीने, वो महंगाई बढ़कर के 10% पार हो गई है। अब आप समझिए कि ये जो फ्यूल है और फूड है, भोजन और ईंधन, इन दोनों के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है वो पूरे इन्फ्लेशन को डिटरमिन कर रहे हैं। और ये जो दो कारक हैं, आप जानते हैं कि कई कारक होते हैं जब आप इन्फ्लेशन को नापते हैं, तो उसमें फूड और फ्यूल तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और ये दोनों अपवर्ड्स जा रहे हैं। इसीलिए क्या नितिन गडकरी जी इस बात का जिक्र कर देते हैं कि 2027 तक हम जो है फ्यूल मुक्त हो जाएंगे, यानी कि हम पेट्रोल डीजल से दूर हो जाएंगे, ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे, ग्रीन जो एनर्जी है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये आपको लगता है ये पॉसिबल है? पहला सवाल तो ये कि पॉसिबल है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर नितिन गडकरी जी कहते हैं तो क्या वो आज की स्थिति को उस आने वाले 3 से 4 साल में देखते हैं कि वो बदल जाएगी? क्योंकि जो सिनेरियो आज है तो जनता इस बात को समझे कि थोड़ा सब्र रखिए, आने वाले समय में अच्छा होगा, ये बताने की कोशिश, संकेत देने की कोशिश है, लेकिन संभव नहीं है। देखिए 2022 में तो हम बातें कर रहे हैं, 2027 5 साल में फ्यूल फ्री हम हो जाएंगे और हमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से मंगवाने में, पेट्रोल और डीजल और गैस की। तो ये तो बड़े आश्चर्य लॉजिक वाली बात नहीं। ये कल्पना अच्छी है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और घरों में एलपीजी और पीएनजी यूज नहीं होगा, और घरों में भी इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक का करने लगेंगे, इतना बिजली हमारे पास हो जाएगा। देखिए बिजली प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट अबाउट दैट। हमारे सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खूब दिखाई पड़ने लगी हैं, ये भी सच है। पर 2-3 बड़े बड़े इश्यूज हैं जो कि फ्यूल के कॉस्ट को फिलहाल घटने नहीं देंगे, क्योंकि लोग फ्यूल पे रहेंगे, पेट्रोल डीजल पे रहेंगे। पहली बात ये है कि जो बैटरीज हैं ईवी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लिथियम आयन की बैटरी बहुत महंगी है, गाड़ियों के कॉस्ट को वो बहुत आसमान में ले जाती हैं। 14 लाख की गाड़ी सामान्य आदमी नहीं खरीद सकता है। और उस देश में जहाँ पर 60% जो जनता है वो मुफलिसी में जी रही है, वो कार या फिर कुछ ऐसा कर ले, कैसे करें? और या फिर 6-7 लाख की गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 14 लाख की खरीद लेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलेगा? उसको तो शुरुआती कॉस्ट ही उसके पास नहीं है। दूसरी बात ये है जो बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है कि बैटरी डिस्पोजल का हमारे पास अभी तक कोई तरीका ढूंढा ही नहीं गया है। आप कल्पना कीजिए, लिथियम आयन बैटरी, अगर वो पानी उसमें छू जाए तो आग लग जाता है।
आप अगर उसको जमीन में गाड़ते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, बहुत संभव है, तो जमीन में उस पानी से वो रिएक्शन करे तो आपके पास डिस्पोजल का कोई तरीका नहीं है, फिर एक नई नई समस्याओं को जन्म देगा। तो बहुत से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के बहुत ही ज्यादा गूढ़ समझ रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से घुसना इस क्षेत्र में वो खतरे का सौदा है, वो बहुत आसानी से आप घुस जाएं और सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर लें। और तीसरी, रेट्रोफिटिंग जब तक होगी नहीं तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। जैसे अभी की गाड़ियां जो हैं, मौजूदा गाड़ियां जो हैं, उन गाड़ियों में जो पेट्रोल की गाड़ियां, उन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक लगाने की व्यवस्था कुछ आप करें, बैटरी जो है लगा करके गाड़ियां चलने लगे, सेम गाड़ी, कुछ ऐसी स्थिति करें जैसे कि सीएनजी के केस में हुआ था, तब तो ये अभियान सफल होता है। अब हमें आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी गाड़ी छोड़ करके इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद करके ले आइए, तो फिर सोचना पड़ जाएगा कि भाई 14-15 लाख सब किसी के पास तो होते नहीं हैं, या फिर अफोर्डेबिलिटी का मसला है। तो जब तक वो प्राइसेस नीचे नहीं आती हैं और जब तक वेस्ट डिस्पोजल का तरीका ढूंढ नहीं लिया जाता है, तब तक ये आंदोलन, इसीलिए ये कहना कि अभी फ्यूल पर हम कम डिपेंड करने लगेंगे, मुझे लगता नहीं। लेकिन ये वही पार्टी है, ये वही सत्ताधारी लोग हैं जो कभी दावा किया करते थे हम 45 रुपए में, 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे। ये आम लोग बहुत सवाल पूछते हैं। जब कम थे प्राइसेस, अगर वर्ल्ड वाइड देखें, कम डॉलर में मिल रहा था हमको, और कोविड में तो 19-18 ऐसे पहुंच गए थे रेट्स, तो तब भी क्या गवर्नमेंट ने वो जो आम आदमी को एक चाहिए था उस वक्त कि हमको थोड़ी राहत मिल जाए, दिया? नहीं दिया। उसके बाद अब जब बढ़े हुए हैं तो और क्या आम जनता पे बोझ पड़ने वाला है आने वाले समय में? क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें? देखिए, पॉलिटिकल प्राइसिंग है, जहां तक ईंधन का सवाल है, पेट्रोल डीजल का सवाल जो है, ये पॉलिटिकल प्राइसिंग होती है। जब चुनाव आते हैं तो कीमतें पेट्रोल डीजल की नहीं बढ़ती हैं, आपने भी देखा हो, महीनों नहीं बढ़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक चुनाव खत्म होता है, धड़ाधड़ बढ़नी या घटनी शुरू हो जाती हैं। लोग सवाल करते हैं कि साहब आपने कुछ साल पहले एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब कि इस पहले सरकारें तय करती थी, सब्सिडी डालती थी और कहती थी कि पेट्रोल तो भाई इसी रेट में दिया करेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमें मिलता है हम उसी लिहाज से आपको देंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है कि चलिए अब यही मिलेगा। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो धड़ाधड़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे बढ़ रही हों। और जब चुनाव पास आते हैं तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल प्राइसेस बढ़ रही हों, लेकिन यहाँ देश में एकदम प्राइसेस स्थिर हो जाता है। तो पेट्रोल प्राइसिंग पॉलिटिकल प्राइसिंग में तब्दील हो गया है, इसीलिए वहाँ तो कोई राहत है नहीं। इसलिए पॉलिटिकल तौर पर अब आम लोगों की भावनाओं से खेला भी जा रहा है, गरीबों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा है। क्योंकि आप जब चुनाव अपना फायदा लेना होता है तब तो आप ठीक है कंट्रोल में रखते हैं या फिर कम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप जीत जाते हैं या फिर आप सत्ता में आ जाते हैं तब आपको होश नहीं रहता कि आम जनता कैसे जिएगी। और उस हाल में जब कोविड से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ गई है, हमारे देश में भी वो स्थिति कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाली है या फिर आ सकती है, आ जाएगी। उस वक्त आप एक भावनाओं से खेल रहे हैं राजनीतिक तौर पर आम लोगों की, क्योंकि जो गरीब तबका है वो तो परेशान है ना। जिसके पास पैसा है उसको कोई दिक्कत नहीं है कि पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है या 200 रुपए में मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल की वजह से अगर खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, जो आदमी डेली कमाता है खाता है, उसके लिए तो दिक्कत है ना। तो एक राजनीतिक तौर पर मजाक ही तो चल रहा है उन लोगों के साथ। अब देखिए, इसमें सरकार दो तरीके से सोचती है। एक तो उसके पास ये बहाना होता है कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये हमारी वजहों से नहीं है, ये आयातित महंगाई है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपने ईंधन की ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल। तो हम क्या कर सकते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी ज़्यादा कीमतें हैं? तो पहली बात तो वो ये कहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कोविड के दौरान $30 के आसपास भी पहुंच गई और बहुत कीमतें कम हो गई। उस वक्त तेल के दाम नहीं घटाए गए, 30 के हिसाब से तो बहुत कम हो जाने चाहिए थे। तो उसमें क्या होता है कि जब कम कीमतें होती हैं और देश में कीमतें पेट्रोल की ज़्यादा रहती हैं, तो सरकारें क्या करती हैं कि जो अपनी अंडर रिकवरीज होती हैं, यानी कि पूर्व में ज़्यादा पर उन्हें कम में बेचना पड़ा था क्योंकि चुनाव थे, ऐसा हम लोगों ने अभी बात किया, बैलेंस करने के तो वो अंडर रिकवरी करती हैं। उस वक्त उनको जो नुकसान हुआ था उसको इस दौर में
अपने फायदे में तब्दील करती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इस सरकार में अभी को अगर छोड़ दें तो बड़ा फायदे का सौदा ये रहा कि आमतौर पे कम रही प्रति बैरल पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया, और तेल की कीमतें तो हमेशा ज्यादा रही देश में, 77 रुपए से ऊपर जाती चली गई, अब 100 भी पार कर गई और अब 100 के आसपास चल रही हैं। तो क्या हुआ कि ये जो एक्साइज ड्यूटी कमाई गई, अब सब लोग जान गए हैं इस देश में कि आधा एक्साइज, आधा टैक्स होता है और आधी जो होती हैं वो एक्चुअल प्राइसेस होती हैं। बिल्कुल। सब जान गए हैं देश में कि अगर आपको 100 का मिला तो 45-50 रुपए का तेल है और बाकी 45-50 रुपए जो हैं वो टैक्स है। वो एक सरकार लेती है केंद्र वाली एक्साइज और राज्य वाली लेती है वैट, तो दोनों मिला करके हमारा टैक्स बन जाता है। अभी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, अभी कम किया। तो इस कारण से ही माना यह जा रहा है कि इस बार इन्फ्लेशन जो 0.03% कम हुआ है, वो फ्यूल प्राइस चूंकि घटे हैं, इस कारण से ही आपको ये मार्जिनल डिक्रीज दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये जो एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी लेकर के सरकार क्या करती है कि सड़कें बनाने में, फ्री का भोजन देने में, ये तमाम कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें ये करीने से पैसे लगाती है और कहती है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। जो लोग गाड़ियां चला सकते हैं वो तो समाज के एक ऐसे वर्ग में हैं जहां पर वो अफोर्डेबिलिटी उनकी हाई है, तो हम उनसे पैसे लेंगे टैक्स और हम उनको देंगे जो कि समाज का गरीब तबका है, जिसको कि फ्री भोजन की जरूरत है, फ्री दवाओं की जरूरत है। आखिर सरकार भी तो कहीं से पैसे लेकर के आएगी। अब ये लॉजिक बहुत सेटिस्फाइंग बहुत लोगों को नहीं लगता है और शायद उतना है भी नहीं, लेकिन क्यों आप एक वर्ग को कष्ट दे करके दूसरे वर्ग को खुश कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं आप वोट बैंक बना रहे हैं, आप हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो आप तो वोट बैंक बना रहे हैं। तो देखिए इसके पक्ष प्रतिपक्ष में बहुत से आर्गुमेंट हैं। और आखिरी तीसरी बात देखिए ये हो जाती है हिमांशु कि सप्लाई ऑफ मनी जो है बाजार में, वो भी महंगाई बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सप्लाई ऑफ मनी को घटाने के लिए आपने देखा होगा 2 बार मई में और जून में रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। और रेपो रेट बढ़ा दे, आरबीआई ने यह कदम लिया है। रेपो रेट बढ़ा देने से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो लोग बाग ये देखते हैं कि बाजार में जो पैसा है उसको वहां से निकालो और बैंकों में डालो, क्योंकि बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी जो मार्केट में होती है, लोगों के हाथ में रुपए वो घटते हैं, घट जाते हैं। तो क्या होता है कि डिमांड जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जब पैसे नहीं रहेंगे तो खरीदेंगे कैसे। सही बात है। तो इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश में ये प्रयास होते हैं। 2 बार रेपो रेट घटाए गए हैं, आने वाले दिनों में भी रेपो रेट घटाए जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पिछले 2 सालों से हाइक किए गए हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किए गए थे, स्थिर थे, वहीं के वहीं थे। अब इनकी ये कोशिश है कि इसको इतना ऊपर ले जाओ ताकि बाजार में पैसा घटते रहे, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा होता है। अगर पैसा लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, सप्लाई कम हो जाएगी गुड्स की, ज्यादा पैसे उसको चेज करेंगे। अगर 10 रुपए अगर 2 चीजों को खरीदने के लिए और अगर 8 रुपए 2 चीजों को खरीदने के लिए, तो आप समझ सकते हैं 5-5 रुपए में बिकेगा, वही चीज 4-4 रुपए में बिकेगा। तो कोशिश किया है आरबीआई ने। उसकी खास वजह यह है कि आरबीआई, आपने खुद कहा कि 6 महीने से 6 महीने से ये 6% के ऊपर हैं। जनवरी में 6.01%, और तब से जो बढ़नी शुरू हुई है तो उत्तरोत्तर और आज भी 7% के ऊपर हैं। आप जानते हैं अगर 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने और अगर हो गए कि भाई 6% के टारगेट से पार रही महंगाई दर, तो फिर आरबीआई को माफीनामा लिखना पड़ेगा, सरकार को लिखना पड़ेगा उन्हें कि भैया क्यों हो गया ऐसा। 9 मंथ्स में लिखना पड़ता है आरबीआई कि भाई आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं सरकारी, क्योंकि भाई सरकार 1 साल बाद बजट पेश करती है हर 1 साल पे। आपको 9 महीने का मौका दिया जाता है आरबीआई को और कहा जाता है कि आप कंट्रोल करिए, चाहे आप मेजर्स जो भी लीजिए। आपने अभी रेपो रेट हाइक किया है, आप सीआरआर को हाइक करिए, आप जो भी
करना है घटाइए, जो भी आपको करना है आप करिए, क्योंकि लिक्विडिटी आप कंट्रोल करते हैं, तरलता जो पैसा बाजार में होता है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आपको सरकार को लिखना पड़ेगा और ये अक्षमता मानी जाती है। पर अब दिक्कत ये है कि ये जो आयातित इन्फ्लेशन है, जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जब तक क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काबू में नहीं आते हैं तब तक सरकारें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। कुल मिलाकर जो हमारा सवाल था कि क्या महंगाई कम हो गई है, उसका जवाब यही है कि महंगाई कम नहीं हुई है, ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है और आंकड़े में 0.03% की कमी आई है। जैसे हमारे और आपके जीवन पर कोई ज्यादा खास असर पड़ने वाला नहीं है। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या समझते हैं। 6 महीने इसी स्थिति में रहने वाली है, बहुत महंगाई घटने वाली नहीं है, इसलिए दर्शक इस बात को लेकर के अपने खर्चे वर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं उस बारे में वो सोच लें। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।